गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने मनसबदारी प्रथा के बारे में पढ़ा था। और ये तीन जो प्रथा है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में। एक तो मनसबदारी प्रथा, एक जागीरदारी प्रथा और ज़मींदारी प्रथा। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ज़मींदारी प्रथा के ऊपर रहेगा। देखिए, मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में और जो प्रशासनिक संस्थाएं थीं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, उसमें जागीरदारी प्रथा का एक विशेष स्थान है। ये जो प्रथा थी, ये प्रशासन की इकाई का हिस्सा होकर भी अपने आप में स्वतंत्र थी। जैसे मनसबदारी आपने पढ़ा, ये तो टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव थी और इसमें स्वतंत्रता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो मनसबदार थे दे वर बाउंड टू द गवर्नमेंट सर्विस। लेकिन ये जो जागीरदारी प्रथा है, ये प्रशासन की इकाई का हिस्सा होकर भी अपने आप में इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व था। वो कैसे है, हम आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि मुगलों ने जो सत्ता हासिल की थी वो दिल्ली सल्तनत से की थी। मुगलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आपने अकबर के बारे में पढ़ा डिटेल में। जहांगीर शाहजहां के बारे में तो आपने साम्राज्य विस्तार अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जहांगीर शाहजहां औरंगज़ेब के समय में भी मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और राजनीतिक स्थायित्व स्थापित होने के साथ साथ उन्होंने कानूनी एकीकरण की दिशा में भी कदम बढ़ाया। सेना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, विकसित करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की गई और राजस्व व्यवस्था को संतुलित बनाने के लिए जागीरदारी प्रथा के रूप में भी एक नई प्रथा शुरू की गई। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जागीरदारी प्रथा का क्या अर्थ है। तो देखिए, जागीर का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, पार्ट ऑफ अ लैंड, या इसको हम भू राजस्व क्षेत्र भी कह सकते हैं। लैंड रेवेन्यू एरिया इज कॉल्ड एज जागीर। तो देखिए, इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जो सरकारी सेवा में है उसको नकद वेतन न देकर उसको किसी क्षेत्र विशेष से कर एकत्रित करने का अधिकार देना, ये जो है जागीरदारी प्रथा थी। जैसे आपने देखा, मनसबदारी प्रथा में तो नकद वेतन दिया जाता था, है ना। मैंने आपको बताया था कि सीधा राजकोष से वेतन मिला करता था। ये अपना लेक्चर जो मैंने ऑफलाइन मोड में दिया था और वैसे भी आपको बताया था ऑनलाइन लेक्चर। तो जो जागीरदारी प्रथा थी वो डिफरेंट थी। इसमें जो सरकारी सेवा में जो व्यक्ति होता था, जैसे मनसबदारी जो होते थे, उनको नकद वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था जिसको जागीर कहा जाता था। और इसका जो धारक होता था ना, जागीर का धारक, उसे जागीरदार कहते थे। जैसे मनसब का धारक मनसबदार होता था, ऐसे ही जागीर का जो धारक होता था वो जागीरदार होता था। तो अगर हम देखें तो सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो जागीरदार ऐसे मनसबदार थे जिसे मुगल काल में सरकारी सेवा के बदले नकद वेतन ना मिलकर राजस्व क्षेत्र दे दिया जाता था। सीधी सी बात है। और एक मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, उसके बारे में आप सोचना कि मुगल काल के सारे जागीरदार मनसबदार थे, लेकिन सारे मनसबदार जागीरदार नहीं थे। इसका उत्तर आप टाइप भी कर सकते हो और मुझे वैसे भी बता सकते हो। मतलब व्हाट्सएप पे आप टाइप करके इसका उत्तर देना, ऐसा क्यों था। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सारे जागीरदार मनसबदार थे, लेकिन सारे मनसबदार जागीरदार नहीं थे। इसका क्या मतलब है, ये आपके लिए प्रश्न है। आप इसको सोच के इसका उत्तर दीजिएगा। किताबों में नहीं मिलेगा, ये जो मैंने आपको अभी तक बातें बताई हैं उन्हीं में मिलेगा। ये ना ये प्रश्न मिलेगा आपको किताबों में, ना इसका उत्तर मिलेगा। जो अभी तक मैंने बात की है ना, उसको आप अगर समझे हो
तो आप इसका ज़रूर उत्तर दे पाओगे। बड़े सरल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए, इस प्रणाली के तहत यानी जागीरदारी प्रणाली के तहत जागीरदार की आय अनुमानित होती थी, ठीक है ना, जिसे जमा कहा जाता था। अनुमानित आय कहने का मतलब यह है कि कोई जागीर दे दी है, जागीर से राजस्व उगाना है, तो पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाता था कि इस भूमि से कितना राजस्व होगा, तो इसलिए इसको अनुमानित आय कहा जाता था, जिसे वो बाद में हासिल में परिवर्तित करते थे। देखिए, दो टर्म्स आप याद रखिए, एक तो जमा और एक हासिल। जमा का अर्थ होता है अनुमानित आय, यानी किसी जागीर से कितना राजस्व उगाया जाएगा, एक अनुमान, ठीक है। और हासिल का मतलब कि उस जागीर से वास्तव में कितना कर उगाया गया। अनुमानित तो कर दिया, मान लो हमने सोच लिया कि भाई ये 1 बीघा जमीन है या 10 बीघा जमीन है, इससे जो है अनुमानित आय लगभग 1000 रुपये होगी, फर्ज कर लीजिए। तो ये तो जमा हो गई। जमा का मतलब, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है JAMA। जमा का मतलब अनुमानित आय कि भाई 1000 हुई। लेकिन जब कर एकत्रित करने गए, भू राजस्व एकत्रित करने गए, तो आय उससे कम हुई, तो वो क्या हुआ, हासिल, या उस जितनी हो गई तो वो भी हासिल हुआ। तो जो एक्चुअली जो उगाई जाती थी ना, उसको हासिल बोलते थे। हासिल वैसे भी भाई क्या बचा, इतनी सोची थी इतनी हुई। तो जमा और हासिल, ये दो टर्म्स आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ये तो बल्कि IAS में भी कई बार पूछा गया है, जमा का क्या अर्थ होता है, हासिल का क्या अर्थ होता है। अच्छा, मध्यकाल में और विशेष तौर पर मुगल काल में भूमि को 3 भागों में बांटा जाता था। 3 टाइप्स ऑफ लैंड वर देयर। एक तो खालिसा भूमि होती थी, दिस वर नोन एज द क्राउन लैंड्स, यानी सीधा जो सरकार के अधीन होती थी, और सरकार के जो अधिकारी होते थे उस भूमि से, खालिसा भूमि से राजस्व एकत्रित करके उसको शाही राजकोष में जमा करवा दिया करते थे। इसको कहा जाता था खालिसा भूमि। यानी खालिसा भूमि वो लैंड होता था जो कि सीधा सरकार के कंट्रोल में था, और सरकार उससे जो राजस्व होता था वो राजस्व लेकर और वो सरकारी राजकोष में वो जमा हो जाता था। दूसरा टाइप ऑफ लैंड, सेकंड टाइप ऑफ लैंड वाज जागीर। जागीर जो है वो भूमि होती थी जो सरकार अपने अधिकारी को उसकी सेवा के बदले में दिया करता था। इसका राजस्व एकत्रित करना और इसकी व्यवस्था करना, ये उसी जागीरदार का काम था, ये सरकार का काम नहीं था। सरकार का जो काम था वो केवल जो सरकारी भूमि होती थी उससे राजस्व एकत्रित करना उसका काम था, ठीक है। जागीर से जो राजस्व उगाया जाता था वो जागीरदार द्वारा ही उगाया जाता था। तीसरी प्रकार की भूमि होती थी जिसे बोलते थे मदद माश या इनाम भूमि। मदद माश या इनाम भूमि, ये जो भूमि होती थी ये किसी भी धर्मपरायण व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति या किसी बहुत ही कोई असहाय व्यक्ति हो जिसकी आय का कोई साधन नहीं होता था, उनको दी जाती थी। या तो किसी धर्मपरायण व्यक्ति, जैसे कोई मौलवी या जो धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हो कोई भी, और या फिर उसका बहुत सम्मान हो, यानी उसको इनाम में कोई भूमि दे दी जाए, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो या बहुत बड़ा कलाकार हो, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बहुत असहाय हो, तो उसको जो भूमि दी जाती थी उसको मदद माश या इनाम भूमि कहा जाता था। तो देखिए, जागीरदारी प्रथा एक नया प्रयोग था, और ये इससे पहले 100% इसी अवस्था में लागू नहीं थी। ये मतलब बाद में हुई, मनसबदारी प्रथा के पश्चात ही जो है इसका प्रचलन हुआ। और इसका जो उद्देश्य था जागीरदारी व्यवस्था का, वो राजस्व व्यवस्था को संभालना था,
और जो कर एकत्रित करने की, राजस्व एकत्रित करने की जो जिम्मेदारी है वो जो है उसे निजी हाथों में सौंपने का था। अब प्रश्न ये है कि जागीरदारी, चलो जागीरदारों को भूमि दे दी, पर जागीरदार के क्या कर्तव्य थे? व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ जागीरदार? तो देखिए, जागीरदार मुगल शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग था और वो भी एक मनसबदार था, ये आप जानते हो। मैंने बताया कि ऑल जागीरदार्स वर मनसबदार्स, ऑल मनसबदार्स वर नॉट जागीरदार्स। तो उसके कर्तव्य भी थे जिनका पालन करना उसका जो है उसके लिए बहुत अनिवार्य था। सबसे पहले उसके लिए सैनिक टुकड़ी तैयार करना बहुत ज़रूरी था। इस टुकड़ी का जो रख रखाव था, प्रशिक्षण, अनुशासन, वो उसके लिए जो जागीरदार होता था वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार था। ठीक है ना? सैनिक टुकड़ी तैयार करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। और दूसरी बात ये कि उसको अपने क्षेत्र से राजस्व वसूल करना होता था, जिसमें उसकी सहायता कानूनगो, पटवारी, देशमुख, देश पांडे जो ऐसे अधिकारी होते, कर्मचारी होते थे जो उसकी सहायता करते थे कर उगाने में। और इस राजस्व में दोनों प्रकार का राजस्व होता था, जिसे माल वाजिब यानी सामान्य लगान जो होता था, और दूसरा हुकूक दीवानी यानी राजकोषीय कर, जो राजकोष में जमा कराना होता था, वो सब इसमें शामिल होता था। और लगान की जो आय होती थी, वो लगान से जो आय होती थी वो उसकी व्यक्तिगत आय होती थी, उसी से वो सारा रख रखाव किया करता था। अपने जो सैनिक उसको तैयार करने होते थे वो सब उसी के द्वारा, उसी खर्चे में से उसको निकालना होता था। अब हम बात करते हैं जागीरदारों पर किस तरह से शासक ने नियंत्रण स्थापित किया। तो देखिए, जो मनसबदार थे जिनको सीधा राजकोष से वेतन मिलता था, आप जानते हो कि उनको उनके तबादले किए जाते थे, उन पर पूरा नियंत्रण रखा जाता था। तो उन जागीरदारों की शक्ति और प्रभाव रोकने के लिए उन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी था। इसे स्थापित करने के लिए अकबर ने एक दीवान की नियुक्ति की, एक अधिकारी की नियुक्ति की। उसका जो मतलब मंत्रालय होता था वो पूरा रिकॉर्ड रखता था जागीरदार के बारे में, और उसके बारे में शासक को जानकारी दिया करता था। सही अर्थों में तो वही जो है जागीर की व्यवस्था देखा करता था। शासक द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती थी। फौजदार भी, और फौजदार का जो मेन काम होता था, एक तो दीवान जो होता था वो तो कार्य करवाता था, फिर एक फौजदार होता था। सही अर्थों में जागीर की जो व्यवस्था है वो फौजदार नाम का अधिकारी ही देखता था। इसकी नियुक्ति भी शासक द्वारा ही की जाती थी। फौजदार की सहायता के लिए अहले खिदमत नाम के कुछ सहायक भी होते थे, जो अहले खिदमत जो है फौजदार की मदद किया करते थे जागीरदारों पर नियंत्रण रखने का, और जागीरदारों की जो निगरानी रखने का, कि वो ज़्यादा शक्तिशाली न हो जाए। अच्छा, फिर ये जागीरदार जो होते थे वे उसके कारिंदों की पूर्ण सूचनाएं रखते थे। मतलब ये जो फौजदार के जो सहायक होते थे ना, वो उसके कारिंदों की पूर्ण सूचनाएं रखा करते थे, और दरबार को वो लगातार जो है उसके बारे में सूचित किया करते थे। जागीरदार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था, मतलब दे वर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जागीरदार। जागीरदार इन पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता था, जो कि राज्य की ओर से उसकी निगरानी के लिए जो जो कर्मचारी अधिकारी रखे जाते थे ना, उनका जागीरदार पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन जागीरदार उन पर कोई अधिकार नहीं रखता था। ठीक है ना? तो इस तरह से जागीरदार अंदर बाहर से उस पर नियंत्रण रखा जाता था, और निजी हाथों में होकर भी जो जागीरदार था वो सरकारी था। आप देखो किस तरह से सरकार ने अपने नुमाइंदे भेजे हुए थे जागीरदार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए। जागीरदार जो जागीर से कितना कर एकत्रित करना है, वो भी लिखित नियम होते थे कि जागीरदार को किसी जागीर से कितना कर एकत्रित करना है। इट वॉज वेरी वेल डिफाइंड, और इस दस्तावेज को दस्तूर कहा जाता था। उस दस्तूर का उसे पालन करना होता था।
दस्तूर में लिखा होता था कि जागीरदार ने अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो उसको उसकी सज़ा दी जाएगी। यानी दस्तूर का पालन करना उसके लिए आवश्यक होता था। और जागीरदार किसी भी क्षेत्र में अपना जो उसको भू क्षेत्र मिला हुआ है, वो किसी भी क्षेत्र में दमनकारी नीति नहीं अपना सकता था। और कर भी एक निश्चित मात्रा में निर्धारित, जो सरकार की ओर से निर्धारित होता था ना, वही वो कर जो है उगा सकता था, ले सकता था। फिर जागीरदार सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य था। जो भी सरकारी फरमान होते थे या ऑर्डर्स होते थे, उनको जागीरदारों को वो मानने पड़ते थे, जो शासक की तरफ से निकलते थे। यदि प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और उसे ये समाचार मिल जाए कि भाई सरकार ने कर की वसूली रोक दी है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप है या कोई और अकाल, महामारी, इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा है, तो अगर सरकार की तरफ से ये आदेश है कि भाई अभी कर वसूली रोक दी जाए, किसानों के पास कर देने के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जागीरदार को भी अपनी सैलरी का, अपनी आमदनी का, सैलरी तो क्या, उसकी जो आमदनी है उसका एक हिस्सा जो है ये त्यागना पड़ता था। तो इस प्रकार से। और भू राजस्व से स्थानीय स्तर पर जुड़े हुए जो अधिकारी होते थे, जैसे चौधरी, कानूनगो, काजी, पटवारी, ये जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी होते थे भू राजस्व के, इनका जो है प्राय स्थानांतरण नहीं होता था और इनके पास सारा भू राजस्व संबंधी रिकॉर्ड होता था। जागीरदार की इनके विरुद्ध की गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसके लिए दंडनीय होती थी। बाद में क्या हुआ कि जो चौधरी, कानूनगो का जो पद था वो पैतृक हो गया था। जागीरदार को जागीर उस समय तक दी जाती थी जब तक शासक की इच्छा हो। शासक जब जी चाहे उसकी जागीर को खालिसा में परिवर्तित कर सकता था। ये जो है शासक के पास अधिकार था। ये आप जानते हो कि मनसबदारों का जो क्योंकि जागीरदार मनसबदार थे और मनसबदारों का जो नियुक्ति पत्र होता था ना, उसमें ये साफ लिखा होता था कि उनको जो भी कुछ मतलब उनका जो भी ओहदा दिया गया, कुछ भी दिया गया, वो वापस भी लिया जा सकता है, उनका डिमोशन भी किया जा सकता है और उनको स्थानांतरित भी किया जा सकता है। तो ऐसे ही जागीरदार, जब तक शासक की इच्छा है, जागीरदार जो है वो काम करता था और शासक को ये अधिकार होता था कि वो उसकी जागीर को खालिसा जागीर में बदल दे और जागीरदार का स्थानांतरण भी हुआ करता था। जैसे मनसबदारों का तो होता ही था, जिनको वेतन मिला करता था, नकद वेतन, जागीरदारों का भी स्थानांतरण होता था। और ऐसे में जागीरदार को शाही फरमान की अनुपालना करनी होती थी। जागीरदार को प्रतिवर्ष अपने आय के जो आंकड़े होते थे, ठीक है, जो भी इनकम होती थी उसका ब्यौरा उसको देना होता था। यदि आंकड़े सही निकलते थे तो जागीर की किसी भी प्रकार की समीक्षा की आवश्यकता नहीं होती थी, और लेकिन अगर आंकड़े जो गलत निकलते थे तो फिर उसकी समीक्षा होती थी और कभी भी उससे विवरण जो है मांग सकती थी, उसकी आय और व्यय का जो ब्यौरा होता था। और जागीर के संबंध में राजगमिता कानून यानी लॉ ऑफ एस्चीट का विशेष महत्व था। ये क्या था कि जागीरदार की मृत्यु के पश्चात उसके जो वंशज हैं, जो वंशज शासक हैं, वो दावा नहीं करेंगे उसकी संपत्ति का। उसकी चल संपत्ति के संदर्भ में शासक विवरण रखेगा और उसके उत्तराधिकारियों को वो सौंप दी जाएगी। यानी जो चल संपत्ति है ना, वो तो सौंप दी जाएगी, लेकिन जो अचल संपत्ति है, जैसे उसकी जागीर जो है वो जो है उसके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलती थी। वही मनसबदार वाला सिस्टम है कि उसकी जो उसकी प्रॉपर्टी होती थी उसका कन्फिस्केशन जो है कर लिया जाता था सरकार के द्वारा। यानी जागीर केवल जो जागीरदार होता था उसका सेवाकालीन अधिकार था। जब तक वो सेवा में है उसके पास है वो, ठीक है। और जब वो सेवा में नहीं है यानी उसकी मृत्यु हो गई है
तो फिर जो है उसके वंशज उसकी पैतृक दावा उस पर नहीं कर सकते थे। तो देखिए आज ये समझ लीजिए कि आधा टॉपिक हो गया है, आधा फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसको फिर पूरा करेंगे। थैंक यू।